करते हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज या कॉन्सेप्ट का रिवीजन बहुत जल्दी से। आइए देखिए, ये आपको मालूम है कि जो फंडामेंटल हमारे जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं। न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है रेस्ट मास से। ये थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात हो सकती है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आपको मालूम ही है। और आप देखें तो थोड़ा सा ये स्लाइटली इसका मास ज्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। आगे की बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियस, जब कुछ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इससे ताल्लुक रखता हुआ मिलने वाला है। देखिए न्यूक्लियस किसे बोलते हैं? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से किसी को भी न्यूक्लियस बोल दिया जाता है। एटॉमिक नंबर Z किसे बोलते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको Z से रिसेंबल करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर बनता है, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बातें एकदम मालूम होनी चाहिए, होंगी भी वैसे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के आगे आ गया मास नंबर। न्यूक्लियर मास की बात करें, द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मास। बहुत अच्छी बात। किसी न्यूक्लियाइड को, जनरल स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, देख रहे हैं आप X लिखा है, नीचे Z, ऊपर A, तो A रिसेंबल करता है आपका मास नंबर, आपने देखा था मास नंबर, और ये क्या था? एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर है। अब दूसरा वाला क्या था? देखिए एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। इस तरह से इसको पकड़ के चलेंगे और चीजें लैंग्वेज को पकड़ते रहेंगे। आइए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस बार एग्जामिनेशन में। चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट बनता है, इसके अलावा भी है वैसे। आइसोटोप्स की बात हम करें तो आइसोटोप्स में देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है A डिफरेंट और Z सेम, यानी मास नंबर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। इसका एक एक एग्जांपल भी एग्जामिनेशन के लिए जरूर याद कर लेना। ये एग्जांपल लिखा भी हुआ, वन शॉट वीडियो में डिटेल में बताया भी है। खैर, आइसोबार्स में बात करें तो A होता है सेम, यानी मास नंबर सेम, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एग्जाम्पल जरूर पकड़ के रखिए, ये एग्जाम्पल है आपके साथ में, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाएगा, उससे आपकी एक अच्छा आंसर बन जाता है। आइसोटोन्स की बात करें, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बेटा सब कुछ इसमें बड़ा शानदार तरीके से है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो आइसोटोन्स बन जाएगा। आइसोमर्स की बात करें तो A सेम होगा, Z सेम, दोनों सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, तो उसे बोलते हैं आइसोमर्स। इस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं मोटे तौर पे किसे क्या बोलते हैं। आगे की चर्चा करते हैं बेटा। एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप AMU के नाम से भी जानते हैं। तो AMU की चर्चा मैंने पहले की थी। अभी बात करें तो एक AMU को आप कितने किलोग्राम के बराबर लिखते हैं? 1.660565 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये थोड़ा सा याद रहे तो बेहतर है। आगे बातचीत करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वगैरह, कुल मिला के ये चीज आपको बिल्कुल पकड़ में आनी चाहिए कि 1 AMU आपको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। एक AMU है मास की यूनिट। ये किससे रिलेटेड है कहानी? ये आइंस्टाइन वाली इक्वेशन से रिलेटेड है। ये है मास और ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। तो कितने मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हो? 1 AMU मास को हम लोग 931 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे बिल्कुल बढ़िया से। आगे चलते हैं, न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी टपक सकता है क्वेश्चन। यहां पर जो बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि जो रेडियस होती है किसी न्यूक्लियस की, वो बराबर होगी R0, एक कांस्टेंट है। A होता है मास नंबर, जैसा आप जानते आए हैं, यहां कहीं लिखा होगा, वरना ये मास नंबर A की पावर 1/3 के, और ये R0 हमारा कांस्टेंट होता है जो यहां पर लिखा भी हुआ है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1.2, किसकी? R0 की जो वैल्यू है 1.2 × 10⁻15 मीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं पर अगर वॉल्यूम लिखना पड़ जाए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ये न्यूक्लियस अगर समझ लीजिए तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, चर्चा की जाएगी इस पे। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है, हर बार अक्सर घूम फिर के आता है, बात करेंगे बहुत सुंदर तरीके से। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर लीजिए तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये वैल्यू आती है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। बातचीत करेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी रिवीजन करते चलते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स आप जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कुछ ऐसा होता है कि जब काफी बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, 10⁻15 वाले रेंज में, देखिए 10⁻−15 मीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है, तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। और करीब ले जाते हैं तो भी आप देखते हैं वो रिपेल करते हैं, दूर ले जाते हैं तो भी आप देखेंगे कि वो खत्म होने लगते हैं। तो इसलिए यहां पर देखिए एक पर्टिकुलर बात पर उनकी बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। मास डिफेक्ट आप जानते ही हैं कि अगर सरल एग्जांपल की बात करूं, मास ऑफ ए, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, मुझे एम की जगह एन लिख देना चाहिए। न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी जब मिलते हैं तो जो रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट ऑफ सी, इन दोनों का मासेस जोड़ेंगे तो इस मास से कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मास है वो चेंज हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में, जिसको बांधने के काम आता है। और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये पकड़ में बना रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, उसमें काम में आता है। तो इसका मास, इन दोनों का अलग अलग मास जोड़ेंगे वो इससे ज्यादा होगा, ये घट जाता है यहां पे मास, जो यहां पे लिखा है मास डिफेक्ट। Z × MP इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वो निकाल लिया करेंगे हम लोग। आप याद कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। न्यूक्लियर फिजन वेरी इंपॉर्टेंट। फिजन और फ्यूजन से कुछ ना कुछ ये इक्वेशन आपको सोते वक्त भी याद होनी चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से कोई चीज शायद मिसिंग है। ये बेरिलियम, यहां पर BA लिख दीजिएगा, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर है जो सही नहीं हो पाई अब तक। ये क्रिप्टॉन बेरियम आपका चलेगा, ये आप इक्वेशन पकड़ के चलिएगा, वेरी ऐड कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन आप जानते ही हैं, द फिनोमिना इन विच ए हैवी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जब टूट जाता है दो लाइट न्यूक्लियस में, तो उसी को बोलते हैं आप लोग क्या, न्यूक्लियर फिजन। ये इक्वेशन लिख दीजिए, बात खत्म। न्यूक्लियर फिजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसा कि आप समझते थे। या बेरियम भी था भाई, पीछे छूट गया था, आप निकालेंगे। देखिए बेरियम है ना 156, यहां लिख देता हूं 56, 141। ये तो यहां पर देखिए इनिशियल मास की बात करें तो यूरेनियम का मास जोड़ा, इसकी बात करें तो क्रिप्टॉन बेरियम का मास जोड़ा। ये बेरियम का, ये क्रिप्टॉन का, ये 3 न्यूट्रॉन का, सारे मासेस को जोड़ा। तो ये देखिए मास ज्यादा है, यहां पे कम हो गया। इधर वाला मास ज्यादा है, ये कम हो गया यहां पर। तो जो कितना कम हो गया, घटा दीजिए इसमें से, ये घटा दिया इतना AMU, ये कम हो गया। तो ये एक AMU 931 MeV देता है, तो इतना कितना देगा, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने Q जो लिखा हुआ है वो एनर्जी रिलीज कर दी, और रिलीज हमारे काम में आ गई, और हम उसको बिजली बनाने में वगैरह वगैरह तरह तरह की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सुंदर बात। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपको पता ही है कि 1 से 3, 3 से 3 ऐसे बनता चले जाएगा, वो आपको मालूम होगी। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, ये सारी बातें आपको मालूम है। थर्मल, ये भी मालूम होगा, डिफिकल्टी सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, ये सब आपने पढ़ाई की होगी। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, 10th में भी पढ़ा था आपने, थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कैसे काम करते हैं रिवीजन के तौर पे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर की बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन के बाद फ्यूजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर दो लाइट न्यूक्लाई मिलके एक हैवी न्यूक्लाई बनने वाले हैं, फ्यूज होने वाले हैं। जो फ्यूजन होता है इसमें एनर्जी फिजन के मुकाबले और ज्यादा मिलती है, कहीं ज्यादा मिलती है। ही इज द बाप ऑफ फिजन कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो जो सूरज से रोशनी आती है उसमें फ्यूजन ही होता है, वहां पे हाइड्रोजन वगैरह आपस में मिलके हीलियम वगैरह बनाते रहते हैं। द प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लाई कंबाइन at extremely high temperature and pressure to form a single heavier nucleus is called nuclear fusion। और ये फॉर एग्जांपल इसको आप घोटे रहिए, ये बड़ा काम आएगा आपका। तो इस तरह से देखिए बहुत तगड़ी एनर्जी आपको मिलती रहती है यहां पर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बेटा। आगे बात की जाए नेसेसरी कंडीशन, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है जब ये फ्यूज करें, क्योंकि दो न्यूक्लियस आपस में मिलना नहीं चाहते, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, बहुत जबरदस्ती मिलाना पड़ता है। तो बहुत टेम्परेचर प्रेशर लगाइए कि धड़ाम से घुसी जाए एक दूसरे में और इकट्ठा रहने को तैयार हो जाए खैर ये बातें हो जाती है फ्यूजन की। जो सन की रिएक्शन स्टार्स की थोड़ी लंबी चौड़ी है, इंपॉर्टेंट थी, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कार्बन साइकिल। अगर आप याद कर सके तो बड़ी अच्छी बात, ना याद कर पाए तो नेट रिजल्ट को घोंट ले कम से कम, कोई भी रिस्क ना लेना चाहें तो। एक एक लाइन का 2 बार 4-6 बार लिखेंगे, जरूर कुछ ना कुछ याद हो जाएगा। चलते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे बेटा, आइए शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है इफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम लिखा है 13, एल्युमिनियम 27,
इज टेकन टू बी RAL, यानी RAL की मैं बात करूं तो इसे लिख सकते थे आप कितनी, R0 फिर होता है a की पावर 1/3। उम्मीद आप बात पकड़ पा रहे होंगे। RAL जब लिखिए तो R लिख सकते थे सीधे ही, यहां लिखा R0, a की जगह मास नंबर विच इज 27, तो ये रहा 27 की पावर 1/3। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। देन द रेडियस ऑफ TE, तो इसका जो मास नंबर है a जो है वो आप देख पा रहे हैं 125 है, तो रेडियस ऑफ TE विल बी R0, a की जगह हो जाएगा 125 की पावर 1/3। ये देखिए इस तरह लिख दिया गया है। यहां आ जाएगा RAL इज इक्वल टू R0 इंटू 3 का ये क्यूब लिखेंगे तो 27 आएगा, 27 को क्यूब रूट लेंगे तो 3 आएगा, और RT की बात करूं तो आ जाएगा R0 इंटू 5। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 2 करा लीजिए। अब यहां पर 2/1 जब करोगे बेटा तो यहां से मिलेगा RTE अपॉन RAL। आप समझदार हैं, R0 इंटू 5 अपॉन R0 इंटू 3 आ गई वैल्यू 5/3। तो RTE कितना आया, 5/3 RAL। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए। वैल्यू हो गई डी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज डी। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। बड़ी सुंदर बात है। दूसरे एमसीक्यू पे चलते हैं हम लोग। आइए दूसरे एमसीक्यू पर, ये वैल्यू देखिए क्या है, हाउ मच एनर्जी विल अप्रोक्सीमेटली बी रिलीज इफ ऑल द एटम्स ऑफ, बड़ा सुंदर सवाल है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, नीट की करते हैं, जेईई मेंस की करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा क्वेश्चन है, सरल है लेकिन बहुत सरल। हाउ मच एनर्जी विल अप्रोक्सीमेटली बी रिलीज्ड if all of the atoms of 1 kg of deuterium could undergo fusion, assume energy release per deuterium nuclei, per deuterium nucleus हमारी कितनी एनर्जी निकल रही है, 2 MeV अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 1 किलोग्राम की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि 1 मोल ड्यूट्रियम का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। 2 ग्राम ड्यूट्रियम विल फॉर्म 1 मोल ऑफ ड्यूट्रियम। अब यहां पर अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करूं जो कि 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1000 ग्राम में बेटा कितने मोल हो जाएंगे, 1/2 इंटू 1000 यानी कि हो गए 500 मोल। 500 मोल्स हो गई, आप समझ पाए होंगे। अगर मैं एनर्जी रिलीज की बात करूं तो ये होती है डेल्टा mc²। अगर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए हाउ मच एनर्जी विल अप्रोक्सीमेटली, कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी यहां पर, 1 से होती इतनी, इतने मोल में कितने एटम हैं। तो एक से जाती थी इतने, तो इसमें एटम कितने हो गए, 500 मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। समझ रहे हो, इतने कितने हुए, दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंटू कितना एनर्जी है, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इंटू 10 की पावर 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, जूल में, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। बात समझ में आई। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी आने वाली है वो इतनी ही आएगी। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 9.6 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 की पावर 13 जूल। ये mc² लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी दे रखी थी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर, 9.6 इंटू 10 की पावर 13, एंड आंसर इज बी। अप्रोक्सीमेटली आंसर बी आने वाला है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका यहां पर बी। ध्यान रखिएगा यहां जूल लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में MeV लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत करना, हमारा जूल में आंसर है, आंसर इज बी। क्या किया था देखिए, इसमें कुछ नहीं था, एक एटम या एक न्यूक्लाई इतना एनर्जी रिलीज कर रहा था। 1 किलोग्राम में कितने न्यूक्लाई हैं ये निकाला,
और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 MeV से। अब क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं देना चाह रहे थे, जूल में, इसलिए जूल में, वरना आप यहां भी रुक जाते तो देखते क्या चीज मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको आंसर नहीं मिलता। हमने ये जूल में निकाल दिया है, तो आप जूल में निकालेंगे, ये आंसर बी आपका मैच कर जाएगा। मेरे ख्याल से बात पूरी पकड़ पाए होंगे आप। इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसमें मोल से नंबर ऑफ एटम्स बनाना जरूरी था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा हम लोग। ये रहा साहब अगला सवाल। अब यहां पर देखिए, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बिलो, द मासेस इन AMU ऑफ रिएक्टेंट, AMU में मासेस दे रखे हैं, एंड प्रोडक्ट न्यूक्लाई आर गिवन इन ब्रैकेट्स, ये देखिए ब्रैकेट में AMU दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी Q इज, इस Q को निकालना है कि Q कितना है। तो भाई मास डिफेक्ट निकालेंगे, इस साइड का मास जोड़ो, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, इन दोनों को ऐड करोगे 1.002 प्लस 1.004, तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा 2.006। ये हो गया इसका मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। इन दोनों के मासेस को ऐड कर लेते हैं, लिख नहीं रहा हूं, सीधे ऐड कर रहा हूं, 2.004 देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये इसका मास डिफेक्ट कितना हो गया, पहले मास था इतना, अब घट के रह गया इतना, तो 2.006 माइनस 2.004 विच इज इक्वल टू 0.002 AMU। इतना मास डिफेक्ट डेल्टा M आया। पूछ रहा है एनर्जी, तो आप जानते ही हैं MEV में 1 AMU आपको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मुहैया कराता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो 0.002 को 931 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ जाएगी 1.862 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये ऑप्शन डी है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो आप सुंदर तरीके से लगा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। द मास इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज, मास कितने के बराबर, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, या सीधे लिख दीजिए MC स्क्वायर। बात समझ में आती है। मास निकालना, एनर्जी आपको दे रखी है 931, तो वैसे हम जानते हैं, याद हो तो सीधे निकाल सकते हो, अदरवाइज 931 एनर्जी की जगह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने चेंज कर लिया जूल के अंदर। ये देखिए इतनी जूल हमारी कहानी बन गई। अब डेल्टा यहां पर M है, C स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दो, ये मास निकल आएगा। आप जब मास निकालेंगे तो क्या देखेंगे, 1.66 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻27 kg आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सवाल आएंगे बिल्कुल मक्खन, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। इट इज सो सिंपल। बस छोटी छोटी बातें सीख लीजिए, बड़ी बात अपने आप हो जाती है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आंसर हो गया डी। देखिए ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं, बाकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा हम लोग। ये रहा द मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU रिस्पेक्टिवली। भाई इसको तो हम लोग ने अभी किया ही था। AMU देता है करीब करीब 931 MeV। पहले यही चेक कर लो। अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी पहले ही होगा, क्योंकि 930 MeV दिख रहा है और बाकी अभी 1.66 10⁻⁻27 निकाला ही था। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में मिलेंगे जो हमको बिल्कुल आने चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 92U238 एंड 92U235 एटम्स। भाई डिफरेंस के तौर पर इन्होंने कहा है कि हैज 3 प्रोटॉन्स मोर, U238 3 प्रोटॉन थोड़ी ज्यादा होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं। जब हम लिखते हैं 92U238 जैसा इसमें लिखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि वो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो भी 92। अब 238 में से 92 घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। कैसे, 238 में से
92, क्योंकि ये मास नंबर होता है। ये वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 213 में 92 बता दी, 8 में से 2 गए 6, 13 में से 9 गए 4 और बचा 1, 146 यहां पर आ गया न्यूट्रॉन। यही कहानी यहां बनेगी। यहां पर देखिए 235 में अगर आप 92 घटा देते हैं तो वैल्यू क्या बनने वाली है, 5 में से 2 गए 3, 4, 143, ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो साफ तौर पे क्या दिख रहा है कि इसके पास 3 न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। 238 के पास 3 न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 92U38 हैज 3 न्यूट्रॉन्स मोर। बाकी जो बातें लिखी हैं 3 प्रोटॉन्स मोर गलत है, हैज 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर ये भी गलत है, हैज 3 न्यूट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर ये भी गलत है। तो बाकी चीजें गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले कैटेगरी पे जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं सवाल। तो आइए बच्चों करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार और सरल, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में क्वेश्चन आया था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान। अच्छे से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और मजा आ जाए या इंटरेस्ट हो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज ले लीजिए, कुछ भी नहीं, हो गया काम। चलो भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आपको शुरू में रिवाइज कराया था, जिसकी सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर जिसे आप Z से दिखाते हैं। लिख भी दो यहां पर बच्चे के लिए, आपके लिए एटॉमिक नंबर। और यहां बात करते हैं इसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट ए, यानी कि मास नंबर, जैसे याद हो जाए इसलिए लिख रहा हूं मास नंबर। अब आइसोबार्स का भी एग्जांपल भी देता हूं। अगर मैं दूसरा क्या था, आइसोबार्स, आइसोबार्स की बात करें तो इसमें क्या चीज सेम होने वाली है, ए सेम होता है। तो सेम मास नंबर मतलब ए, और डिफरेंट क्या होने वाला है बेटा, Z डिफरेंट होने वाला है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर जो कि है Z, इसको याद तो आप कर ही लेना चाहिए आपको। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एग्जांपल लिख देता हूं। बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो आप लिख सकते हैं कार्बन का 6C12 एंड 6C14। देखिए यहां पर हमारा जो एटॉमिक नंबर था वो देखिए 6 यहां पर सेम है, और यहां पर मास नंबर जो है एक का 12 है और एक का 14 है। 12 एंड 14 वो डिफरेंट है। बात मैं करूं दूसरे वाले की एग्जांपल की, इसका एग्जांपल देना हो तो आप लिख सकते हैं हीलियम का या H का 2H3 और साथ में हीलियम हो गया, और यह हाइड्रोजन की बात करें 1H3। इन दो के एग्जांपल में अगर आप देखें तो सेम मास नंबर है। मास नंबर सेम होने का मतलब ये देखिए ध्यान से, दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो बेटा ये तो आप तैयार करोगे, 4 पढ़े थे ना आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स वगैरह, तो इनके एग्जाम्पल भी जरूर याद रखना, बड़ी हेल्प करते हैं। तो साहब पहला पार्ट तो हो जाता है ए। अब दूसरी बात की चर्चा करते हैं कि बी में क्या कहानी है। लिखा वाई इज, ये ए था, कलर में रेड ले लेता हूं, और रही बात बी की, वाई इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द masses ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। राइट वन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो जो मास होता है ऑक्सीजन का 8O16 की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो हमेशा लेस होता है सम ऑफ द masses of 8 protons and 8 न्यूट्रॉन्स। इससे ये देखिए तो इसके जो मासेस कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो मास डिफेक्ट आता है, उसकी जो एनर्जी मिलती है वो बाइंडिंग एनर्जी की तरह ट्रीट होती है और उसको बांध के रखती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, एक बात है जो हमारे को अच्छे से आनी चाहिए। अगली बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा हम लोग, जहां पर हमें देखना होगा कि क्या सवाल है। ये भी अरे वाह, 2019 में ये सवाल आया था। देखिए अब यहां पर कुछ चीजें पूछी गई हैं,
जैसे कि क्लासिफाई द फॉलोइंग 6 न्यूक्लाइड्स इनटू आइसोटोन्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो बेटा आइसोटोन्स क्या हुआ बताओ, तो आप तो समझ चुके होंगे। आइसोटोन्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके किसके बराबर है, 8 Hg198, और दूसरा वाला आप देखें तो गोल्ड Au 79197। कैसे न्यूट्रॉन बराबर है, 198 में आप 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, 118। 197 में 79 घटाओगे तो 17 में से 9 गया 8, 1 1। ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही केस में सेम है, तो जिनमें न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आइसोटोन्स बन जाता है। अब आगे की बात करते हैं आइसोटोन्स के बाद आइसोटोप्स की। अभी हम लोगों ने देखा था, तो आइसोटोप्स जो होंगे वो आइसोटोप्स जो होंगे वो कौन कौन होंगे इसमें, तो देखिए कार्बन होगा, अभी एग्जांपल भी दिया था C612 और रही C614। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मासेस डिफरेंट। तीसरा क्या था, आइसोबार्स। आइसोबार्स भी आप जान लेते जिनके की एटम ए जिनका सेम रहता है, वो भी एग्जांपल लिया था, जैसे He 2He3 एंड 1H3 दोनों का देखिए आप, तो ये एटॉमिक ए सेम है और Z डिफरेंट है। इस तरह से आप इसका सेगमेंट कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगला क्या पूछ रहे हैं, हाउ डज द साइज। ये बड़ा भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वही सवाल है, इसका फिर से मैंने एक शायद अगले में भी अभी मैं दिखाता हूं। इसमें लिखा हाउ डज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना बी में अभी कि R इज इक्वल टू R नॉट, या कैपिटल R नॉट लिखते हैं बेसिकली, इसको मैं रेडियस आप जो होती है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस वो R नॉट A की पावर 1/3, ये रिलेशनशिप होती है, इसको याद करके रखिएगा। हाउ डज साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर, ये मास नंबर है, मास नंबर। Hence explain why the density of nuclear matter should be independent of the size of the nucleus। इसका मैं अभी इसका अगला सवाल भी केवल यही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देखिएगा। तो मैं अगला सवाल जो लिया गया है देखिए, तो बच्चों यहां पर करते हैं सवाल को, देखिए वही सवाल यहां है, शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लाई इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से आप कर लीजिए। आप ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3 होता है रिलेशनशिप, ये आपको मालूम है, A मास नंबर है, R नॉट कांस्टेंट होता है। डेंसिटी की बात करें, अगर रो लिख दूं जहां पर मैं इसको डेंसिटी कह रहा हूं, तो डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, यही आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब हम टोटल मास की बात करते हैं। सपोज कर लीजिए, लेट द एवरेज मास ऑफ पर न्यूक्लियन इज, पर न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, किसी को भी बोलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो न्यूक्लियन बोल देते हैं, दोनों का मास लगभग एक जैसा होता है, तो उसका मास, एक का मास हम ले लेते हैं स्मॉल m। अब क्योंकि मास नंबर हमारा है a, कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अरे भाई वो तो मास नंबर के बराबर होते हैं ए के, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस मतलब उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स है प्रोटॉन न्यूट्रॉन तब जोड़ जाड़ के हो गया m इंटू ए। एक न्यूक्लियन का था m, टोटल है न्यूक्लियन a नंबर्स, तो m इंटू ए इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात कर ली जाए, तो वॉल्यूम
ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। हम जानते हैं 4/3 पाई, और आर की जगह इस वैल्यू से आप आर नॉट वाली वैल्यू डाल दो, आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। यहां से आप देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का पावर 3 और ए का पावर 1, क्योंकि 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं डेंसिटी में। तो डेंसिटी हो गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस विच इज Ma, एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस नीचे आपको दिख रहा है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। यहां से देखिए ए कट गया, रो की वैल्यू हो गई m/4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ये देखिए इसमें कांस्टेंट है ऑन एन एवरेज, 4/3 पाई कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट है, मास ऑफ पर न्यूक्लियन कांस्टेंट है। तो नथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता कि कितने आपके न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हैं, उसकी एवरेज डेंसिटी मोर और लेस ये होती है, और ये हेंस प्रूव्ड आपने कर दिया। ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूं उससे ज्यादा समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी दिल्ली में आया 2016 में। कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। अब यहां पर देखिए एक रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने, मैं थोड़ा बड़ा करके चाहो तो लिख दो 1H2 + 1H2 और ये बन गया 2He3, उसे दिख रहा होगा प्लस न्यूट्रॉन करके। तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी इसकी क्या हुई? इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी दे रखी इस सवाल में, आप ध्यान से देखें, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है ये, साथ में हीलियम पे दे रखा है ये। तो यहां पर बात करेंगे 1H2 दो बार था, तो 2.23 में 2.23 और ऐड कर दीजिए, इसको सम कर दीजिए, 4.46 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब इसी तरह हीलियम की बात कर लेते हैं। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी बेटा देखिए कमाल ये कहां गया भाई, 7.73 इधर वाले की, ये 7.73 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज कितनी हुई समझ गए होंगे, एनर्जी रिलीज्ड। अब एनर्जी रिलीज आप घटा मारिए एक दूसरे में, तो 7.73 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.46 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर आंसर। यही पूछा था फ्यूजन रिएक्शन में कितना होने वाला है, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये देखिए सीबीएसई में भी आया हुआ सवाल है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, होते सरल हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। When 4 हाइड्रोजन न्यूक्लाई कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लाई एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं कंबाइन होके, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी MEV रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूज हो रहे हैं ना, नेग्लेक्ट द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को भूल जाओ। बड़ी अच्छी बात है, मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, कितने mu, U लिखा है तो mu यही मतलब होता है। mu को हम लोग शॉर्ट में, आपको पता होगा वैसे, केवल U भी लिख देते हैं। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है 1, ये कन्वर्जन भी दे रखा है, 931 MeV की बात कर रहा है। तो एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी? एनर्जी रिलीज्ड होगी साहब, 4 हाइड्रोजन एटम थे बात की जाए, और फिर हीलियम बना है उससे, तो 4 हाइड्रोजन मास ऑफ 1H1, 4 हाइड्रोजन एटम थे, और जब हीलियम बना है मास ऑफ 2He4, इसमें से घटा मारो, ये हो जाएगा मास डिफेक्ट जिसे आप बोलते हैं। तो ये वैल्यू कितनी mu आई? 4 इंटू 1 का कितना दे रखा है 1.007825 माइनस हीलियम का है 4.002603।
ये बेटा मास डिफेक्ट आएगा। आप इसको सब्सट्रैक्ट करिए यहां पर, और इसी मास डिफेक्ट को यहां पर आप इनटू कर दीजिए अगर कितने से 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये तो डेल्टा में आ गया। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम ये है, दिस इज डेल्टा एम, और क्योंकि एक एएमयू में है, लेकिन ये कितने में है, एएमयू में है। तो एक एएमयू हमको एनर्जी जैसा देता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर इतने एएमयू कितना होगा, डेल्टा एम को एएमयू को 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करीब करीब आ जाएगा 26.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल हो जाएंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में, ये सब आप कर लेंगे, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, ये वादा है मेरा आपसे। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते। तो अगले सवाल पे आते हैं बेटा। ये देखिए लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, शो हाउ इन बोथ दीज प्रोसेसेस एनर्जी रिलीज्ड। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन को जरूर तैयार कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में। न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, इसमें से आपको जरूर पूछा जाएगा कि क्या होता है, विथ एग्जाम्पल आंसर कीजिएगा। रही बात इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की, कैलकुलेट द एनर्जी, ये वैसे ही होंगे जैसे करते आए हैं, दिखाता हूं आपको। इन कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन एमईवी इन द ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम फ्यूजन रिएक्शन, ये क्वेश्चन दे रखी है। यूजिंग द डाटा गिवन बिलो, ये डाटा आपको दे रखा है, इसी का इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं जो क्यू रिलीज होगी वो होता है मास डिफेक्ट, और क्योंकि ये एएमयू में दे रखा है, ये यू है, ये म्यू नहीं है बेटा, ये सब यू लिखा हुआ है, एएमयू में है। तो एएमयू में होने की वजह से आपको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना उचित होगा। या 931.5 लिखा है, तो 931.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मास डिफेक्ट को। तो यहां पर एनर्जी रिलीज कितनी हो गई, पहले निकालते हैं मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ 12H, ये जो मास है इसका, इधर देखिए इसका मास जोड़ोगे ना, मैं लिख देता हूं M1H2 मास ऑफ दिस वन प्लस मास ऑफ 1H3, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग मास ऑफ हीलियम 2He4, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से इसको घटाना होगा। साथ में एनर्जी के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, जो कि MeV में आपका आंसर देगा। ये किस में आएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और वैल्यू फिट करते हैं। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए आप, मास ऑफ 1H2 2.014102 प्लस इस हाइड्रोजन की बात करिए 3.016049 माइनस कीजिए हीलियम का 4.002603 माइनस ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, और जो वैल्यू आएगी उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करना होगा एमईवी में रिजल्ट लेने के लिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.59 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा 17.59 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और ये बेहतर आपके लिए होगा। अगली बात देखते हैं हम लोग, केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा हम लोग, और केस स्टडी वाले क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं कैसे लगते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग। पहली बात देखते हैं कि क्या है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। ये केस स्टडी है जिसे मैं पढ़ूंगा पहले, फिर आगे के सवाल को हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए लिखा, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम, as the volume of a nucleus is directly proportional to its mass number A, volume mass number A के proportional है, so the density of nuclear matter is independent of the size of the nucleus। nuclear density की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने भी पढ़ा भी है। Thus the nuclear matter behaves like a liquid of constant density। different nuclei are like drops of this liquid of different sizes but of same density। ठीक है साहब। Let A be the mass number
and r be the radius of a nucleus. If m is the average mass of a nucleon, ये जो m है, then mass of the nucleus is ma and volume of the nucleus जो भी हम लोगों ने किया था ये वैल्यू आ गई, एंड न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू आपने निकाली, ये वैल्यू आ गई जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे अभी। ठीक है साहब, क्लियरली न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, क्योंकि इसके अंदर a नहीं है कहीं भी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, बड़ा है छोटा है जो भी है। तो द न्यूक्लियर मास density is of order 10 to the power 17 kilogram per meter cube, that this density is very large as compared to the density of ordinary matter. ये डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है न्यूक्लियस की, से वाटर की डेंसिटी केवल 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसकी देखिए 10 की पावर 17, कहां वाटर की 1000, कहां 10 की पावर 17, कुछ और छोर निकल जाता है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन से ये केस स्टडी पढ़ ली। अब ये पहला क्वेश्चन से, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 8 और 16 इज 3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर न्यूक्लियर रेडियस। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इज, न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी कितनी होगी, तो ये सीधी सी बात होगी डेंसिटी की टोटल, बेटा लिखोगे न्यूक्लियर मास, मैं लिख देता हूं न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस वॉल्यूम। अब यहां पर लिखा है कि न्यूक्लियर रेडियस वगैरह दे रखी है, बाकी बातचीत करते हैं। तो न्यूक्लियर मास कितना होगा बेटा, मास में आप देखिए 16 न्यूक्लियॉन्स है इसके अंदर, और एक का हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, एक न्यूक्लियॉन का मास, और 16 क्योंकि यहां पर न्यूक्लियॉन्स थे, कहां गया ये 8, जब आप ऑक्सीजन में 816 लिखेंगे तो इसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, इसी को न्यूक्लियॉन बोलते हो। तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27। अब बात करेंगे नीचे वॉल्यूम की, जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कितना है, आर ये दे रखा है, तो आर क्यूब की वैल्यू डालोगे तो ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -15 का क्यूब। ये एक कन्फिग्रेशन बना बेटा, इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आएगी वैल्यू। और इसी को देखते हुए जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा सवाल है, बेसिकली न्यूमेरिकल सा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये वही बातें जो हम लोग पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं, इट इज सो सिंपल, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और बातें कर सकते हैं। चलिए आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बेटा। इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज SI यूनिट्स गिवन दैट R0 है 1.1 फर्मी एंड मास ऑफ प्रोटॉन आपके अंदर AMU में दे रखा है। फिर डेंसिटी की बात अगर हम लोग करें तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। रही बात डेंसिटी की, तो मुझे लिखना होगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, आप वैल्यू पुट करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.00785, ये AMU में दिया है, इसको केजी में चेंज करोगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg अपॉन 4/3, ये 4/3 है, पाई की जगह 22/7 या 3.14 जो भी ले लीजिए, और आर की वैल्यू दे रखी 1.1 फर्मी, तो 1.1 इंटू 10 की पावर -15 का होल क्यूब। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन आप बनाएंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आएगी 2.98 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका रिजल्ट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन। आसानी से सॉल्व कीजिए और इसको देखते हुए ऑप्शन क्या मिलेगा, तो ऑप्शन आपको मिल रहा है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से क्वेश्चन लगेंगे, कैसे करने चाहिए आप ध्यान रखिए, जिससे क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से लगा पाए आप। आगे चलते हैं बेटा नंबर 3 पर। डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज, अब इसमें लिखा डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज मोर फॉर लाइटर एलिमेंट्स एंड लेस फॉर हैवियर एलिमेंट्स। फिर लिखा मोर फॉर हैवियर
वगैरह वगैरह, वेरी लेस कंपेयर टू ऑर्डिनरी। हमें मालूम है कि डेंसिटी न्यूक्लियस मोर और लेस कांस्टेंट रहती है, अभी इन्होंने कई जगह इसको प्रूव किया है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, करते आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो आपकी कांस्टेंट मिलती है, वो डिपेंड नहीं करती मास नंबर पे, वो डिपेंड नहीं करती कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, आर पे भी डिपेंड नहीं करती, और नॉट तो फिक्स आता है। नंबर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियर मास ऑफ आयरन इज 55.85 AMU। फिर न्यूक्लियर डेंसिटी पूछा है, वही बार बार हम लोग कर रहे हैं। ये रहा न्यूक्लियर मास, यानी 55.85 AMU। तो यहां पर बेटा 50.5.85 ये इसका दे रखा है न्यूक्लियर मास, ये पूरे न्यूक्लियस का। और इसको अगर आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे वही वॉल्यूम वाला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई और फिर रहा आर क्यूब। तो आर क्यूब में वैल्यू डाल दीजिए, जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगा आर नॉट का होल क्यूब। मतलब ये देखिए आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट को 1.1 इंटू 10 की पावर -15 लिख सकते हैं, और ए हो गया मास नंबर जो कि यहां पर 56 है। तो 56 का आप क्यूब रूट यहां पर लगाइएगा, 56 की पावर 1/3। अब इस पूरी वैल्यू को आप यहां पर आप करेंगे आर क्यूब, यानी 1.1 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 56 की पावर 1/3, और इसका करने वाले हैं आप क्यूब। तो ये 56 तो क्लियर कट जाएगा। अगर मैं थोड़ा इसको ऊपर लेके जाऊं तो यहां पर देखिए रो कितना बनेगा, 55.85 इंटू 1.66 10 की पावर -27 होल अपॉन, बात करें यहां पे तो 4/3 लिख दो, 22/7, और यहां की वैल्यू लीजिए तो 1.1 इंटू 10 की पावर -15 का होल क्यूब, इसका करोगे तो इंटू 56। अब इसको आप आराम से आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये डेंसिटी है। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये ऑप्शन मिलेगा अपने को, ये मिलेगी वैल्यू 17, ये ऑप्शन मिलेगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.9 इंटू 10 की पावर 17। इसको सॉल्व करना जो आप कर ही लेंगे। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखा इफ द न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम हैज ए न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी, देन TE50 to 125 would have its radius approximately as। अब ये सवाल, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, मैंने शुरू में किया भी था। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी बात अगर हम करें तो कर सकते R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो रेडियस इसकी दे रखी है एल्युमिनियम की 3.6 FM, आर नॉट ए कितना है 27 का 1/3 बराबर, तो वैल्यू आ जाएगी साहब कितनी, यहां से 3, क्या रेडियस दे रखी, क्या न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 3R0। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए होंगे। अब यहां की बात करते हैं A2 की, तो उसकी इसके लिए वैल्यू रखो, तो ये रेडियस नहीं पता है अपने को R0, और यहां ए की वैल्यू हो गई कितनी 125 का क्यूब रूट, यानी 5R0। अब यहां से देखिए साफ तौर पे दिख रहा है कि जो R0 की वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे हैं वो है 3.6/5 FM। तो यहां की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू R0, यानी 3.6/3 है, सॉरी ये 3 है। तो यहां पर ये 3 आएगा, यहां पर ये 3 आएगा, यहां तो मिट सकता है बड़े आसानी से, तो मैं इसको हटा लेता हूं और यहां वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये वैल्यू आ रही है, आप देख पा रहे हैं 5/3 इंटू 3.6, जो कि आ जाएगी 6, 1.2 और 6 फर्मी, और ये आंसर इज डी। ये आंसर हो गया 6 फर्मी, आंसर इज डी। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। ये देखिए केस स्टडी के भी क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। चलते हैं असर्शन रीजनिंग पे, आइए।
तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग के सवाल, नए हैं बड़े प्रेम से करिएगा, ठंडे दिमाग से। चलिए बात शुरू करते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, बोला है आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो ये साफ ट्रू है। आइसोबार्स की बात करें, सेम मास नंबर्स और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने चाहिए, तो असर्शंस आर ट्रू। रीजन लिखा है इसका, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये भी ट्रू है साहब, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है बेटा, ध्यान से पढ़ो। बोथ रीजन असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये इसकी कहानी बनेगी बेटा कि ये पहले और दूसरे दोनों करेक्ट थे, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं था। चलते हैं इसके दूसरे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, रेडबर्ग कांस्टेंट वेरीज विद द मास नंबर ऑफ ए गिवन एलिमेंट। ये गलत लिखा है, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉल्स है। रेडबर्ग कांस्टेंट मोर और लेस सेम रहता है। अगर मैं आर की वैल्यू मोटे तौर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने की कोशिश करूं तो 13.6 अपॉन HC इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी जा सकती है। ये चेंज नहीं करती, ये फिक्स्ड नंबर है, दिस इज फॉल्स। रही बात दूसरे की कि द रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द न्यूक्लियस ओनली। द रिड्यूस्ड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द न्यूक्लियस ओनली। ये भी फॉल्स है साहब, ये गलत है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ न्यूक्लियस ओनली। वो मास ऑफ न्यूक्लियस में क्या फर्क पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो गया। डी क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। नंबर तीसरा असर्शन रीजनिंग लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। तो ये रहा असर्शन रीजनिंग। थर्ड वाला, टू प्रोटॉन्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये सही है? आंसर है जी हां, ये सच है। क्यों? क्योंकि जब इनके बीच का डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर यानी न्यूक्लियस के अंतर आता है, तो दो प्रोटॉन भी आपस में न्यूक्लियर फोर्सेस से अट्रैक्शन पैदा करते हैं, तभी तो रहते हैं एक साथ, वरना तो न्यूक्लियस के परकच्चे उड़ जाए बम बाहर। तो दो प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, शर्त है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के ऑर्डर का हो, 10 की पावर -15 मीटर का। समझ में आया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर -15 मीटर। ये बिल्कुल सही जवाब है, मतलब ट्रू है, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया आंसर नंबर ए, जहां पर बताया जाता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है साहब, अगले असर्शन रीजनिंग को हम लोग देखते हैं बहुत ही प्यार से। द न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स वीक। द न्यूक्लियर फोर्स बिकम वीक इफ द न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी प्रोटॉन्स कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियस रहता है उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, न्यूट्रॉन चिपकाने का काम करता है, समझ लीजिए, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, तो वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, सपोज करिए चारों तरफ प्रोटॉन दिख रहे हैं और न्यूट्रॉन गिनती के हैं, पता लगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो ये स्टेबल नहीं रहेगा और इसका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, मतलब ये सच बात लिखी हुई है। रीजन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीकन दी न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो वीक करता है न्यूक्लियर फोर्स को। जी नहीं, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही छोटा फोर्स उसके सामने रहता है। आपको पता ही है कि इस अभी तक की स्टडी के हिसाब से पूरे यूनिवर्स में सबसे तगड़ा फोर्स हम जो पता कर पाए हैं वो न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या बोलना चाहिए, दिस इज फॉल्स। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये ऑप्शन नंबर सी बैठेगा यहां पर। मेरे ख्याल से आप बात ये समझ पाए होंगे। अगली बात करते हैं हम लोग, फॉर द फिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। फिजन का मतलब आप जानते हैं, दो न्यूक्लियस आपस में लाइटर न्यूक्लियस जुड़ेंगे, जुड़ के एक बड़ा, ये तो फ्यूजन है। फिजन का मतलब ये गलत लिखा हुआ है, फिजन का मतलब हो जाएगा दो बड़े, एक बड़े न्यूक्लियस से हमारे दो छोटे न्यूक्लियाई निकलेंगे, दैट इज द फिजन।
ऑफ हैवी न्यूक्लाई, न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन प्रोटॉन्स, बिल्कुल न्यूट्रॉन्स ही काम उसमें करते हैं, तो असर्शन हमारा ट्रू है। न्यूट्रॉन्स का रोल, चैन रिएक्शन आपने पढ़ी थी, न्यूट्रॉन्स का रोल रहता है। न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन प्रोटॉन्स, ये भी सही है, न्यूट्रॉन्स स्लाइटली हैवियर होते हैं प्रोटॉन से, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर दोनों ही ट्रू है बात की जाए तो, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले वाले का, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये सही है, दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपने देखा कि जितने